डीडी किसान, बदलते भारत की शान। टैक्स टाइमली ये तना छेदक और पत्ता लपेटक को जड़ से मिटाए, कम मात्रा में भी लंबे समय तक। डेढ़हाट और सफेद बालियों पर दे बेहतरीन नियंत्रण। ट्रॉपिकल एग्रो का 3 सक्रिय तत्वों वाला टैक्स टाइमली, धान सुरक्षित, आप निश्चिंत। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा मंच है जहां आप किसानों तक खेती किसानी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां पहुंचती हैं। चाहे बात कृषि में नई तकनीक इस्तेमाल की हो या फिर सरकार की योजनाओं का उचित लाभ लेना हो, ये सभी जानकारियां यहां आपके लिए उपलब्ध होती हैं। इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए हमने कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज क्या है विशेष मंत्रालय से। कृषि में समय का बहुत महत्व होता है, यानी जिस कृषि क्रिया को जिस वक्त करना है उसे तभी करना है। अगर आपने देरी कर दी तो आपको उचित लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए सभी जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंचती रहें, इसके लिए हमने कृषि मंत्रालय में डीडी किसान का स्टूडियो स्थापित किया है, ताकि विशेषज्ञ सीधा वहां से आप तक अपनी जानकारियां पहुँचा सके, ताकि वो आप उनका उचित लाभ ले सकें। तो आइए जानते हैं कि आज क्या है विशेष मंत्रालय से। 2023 में जब से मक्का को इथेनॉल में लाने की कोशिश की तो इसके ऊपर अलग से 2-3 चीज़ चलाई, जिसमें आपका प्रोग्राम है जो अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन होते हैं, जो FLD के नाम से जाने जाते हैं। वो पूरे देश में विभिन्न राज्यों में के साथ साथ जो केंद्र के जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, भारतीय मक्का अनुसंधान लुधियाना, वहाँ पे आपका इसमें अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दिए जाते हैं। और अगर बात करें तो 300 हेक्टेयर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन थे और वो अभी बढ़ के इस वर्ष 4000 हेक्टेयर के हैं, ताकि किसानों को जो नवीनतम जानकारी है मक्का के उत्पादन से संबंधित और नवीनतम जितनी भी संकर किस्में हैं उनके बारे में जानकारी मुहैया की जा सके। इसके साथ साथ ही सरकार ने एक PPV ABCD करके एक स्कीम चालू की है, जिसमें क्या होता है कि सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी साथ में मिलके एक प्रोजेक्ट जमा कर सकते हैं, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर, और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में एक प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जो मक्का का जो भी उत्पादन क्षेत्र है, जहाँ में निम्न उत्पादकता है, जहाँ अधिक उत्पादकता है लेकिन क्षेत्रफल बहुत कम है, वहाँ पे बढ़ाना है, तो वहाँ पे एक अलग से आप प्रोजेक्ट देखें और उसके साथ साथ उसकी जो स्कीम है उसके अंदर गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसके साथ सरकार ने जो भी इथेनॉल इंडस्ट्री बनी तो ये आया हुआ कि हमेशा देखा जा रहा था कि जो पोल्ट्री फीड है या एनिमल फीड है या स्टार्च की इंडस्ट्री है वो काफ़ी सफ़र करेगी, क्योंकि जो मक्का का उत्पादन कम है। तो इसके लिए सरकार ने जो इथेनॉल की जो इंडस्ट्रीज़ है उसके कैचमेंट एरिया में उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना है उसको एक प्रोजेक्ट दिया, जो कैचमेंट एरिया प्रोजेक्ट के नाम से काफ़ी विख्यात हुआ है अभी हाल ही के 2 वर्ष में। इसके अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, उन्नत जानकारी, उन्नत तकनीकी वो पूरी मुहैया किया जा रही है और एक वर्ष में लगभग 8 से 10 हज़ार किसानों तक डायरेक्ट संपर्क साधा जा रहा है। जहाँ पे मक्का नहीं होती थी या जहाँ पे एक सीज़न में मक्का होती थी वहाँ पे 2 सीज़न में मक्का करने की कोशिश की जा रही है और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से और बाकी सारे प्रयासों की वजह से अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो मक्का का उत्पादन है वो आपका 5 मिलियन टन अधिक पैदा हुआ है, लगभग 5 मिलियन टन। तो इससे हम कर सकते हैं कि जो हमारे जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो रही है, जो किसानों के पास भी इसका बहुत अच्छा पैसा जा रहा है। अगर हम बात करें तो ये जो इथेनॉल उत्पादन हुआ है उसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास बचत की भारत सरकार ने कच्चा तेल को आयात करने में। उनमें से लगभग उतने ही पैसे किसानों के पास भी ज़्यादा गए हैं इस कार्यक्रम की वजह से। तो ये एक जो नवीनीकरण जो ऊर्जा का स्रोत है वो हमारे यहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार का भी पहल है, किसानों का भी पूरा योगदान है और भारत सरकार जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है
वो इथेनॉल उत्पादन में इनडायरेक्टली, डायरेक्ट रूप से तो नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली मक्का का अधिक उत्पादन बढ़ा के और जो इथेनॉल का जो हमारे 20% जो अभी टारगेट था वो पूरा हो गया है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके साथ साथ ही सरकार ने जो इथेनॉल का जो पहले हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो रिसर्च भी, अनुसंधान भी उतना नहीं था। जो अनुसंधान था हमारा बाकी जो उद्योग हैं या हमारी ज़रूरतें थी उन पर केंद्रित था। तो इथेनॉल के ऊपर रिसर्च के लिए एक अलग से एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें ऐसे संकर किस्में विकसित की जा रही है जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे और ज़्यादा उसमें इथेनॉल उत्पादन करने की क्षमता भी हो। तो उसके तहत जो काफ़ी जगह अभी जितने भी मटेरियल हैं उनमें से हमने 5-6 ऐसी किस्में अभी आई है और अभी भी हम उसके ऊपर लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो किस्में आएगी उनमें उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी और साथ साथ में उसमें इथेनॉल भी ज़्यादा निकलेगा। अगर हमारे अभी 38% इथेनॉल निकलता है, उसे हम 42% तक ले जाते हैं, जो ले जाने की पूरी संभावना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो मक्का का खपत भी कम होगा इथेनॉल बनाने में। दूसरा यह है कि इंडस्ट्री भी उसका अच्छा भाव दे सकती है किसान को, तो एक प्रीमियम मार्केट की भी बनने की संभावना है। और आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। गर्मी हो या सर्दी, हमारे किसान खेतों में डटे रहते हैं ताकि उन्हें अपनी फसल का अच्छा लाभ मिल सके। लेकिन अगर आपने बदलते दौर के साथ नई तकनीक या विधियों को नहीं अपनाया तो आप उस तरह का लाभ नहीं उठा पाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सहफसली खेती के बारे में। जी हाँ, परंपरागत फसलों के साथ साथ आप ऐसी फसलों को भी खेत में उगा सकते हैं जो कि आपके लिए अतिरिक्त लाभ का एक माध्यम बन सकती हैं। क्या है सहफसली खेती और कैसे इसे हमारे किसान अपना सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सहफसली खेती का मतलब है एक ही खेत में एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाना। इसमें मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच जल्दी बढ़ने और पकने वाली सहफसलें बोई जाती हैं। रबी या खरीफ के मौसम में मुख्य फसलों के साथ सहफसलें लगाने से न केवल कुल उत्पादन में वृद्धि होती है, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में नुकसान की संभावना भी कम हो जाती है। ये तकनीक किसानों के लिए लागत कम करने और अधिक लाभ कमाने का जरिया बन गई है। सहफसली खेती में मुख्य फसल और सहफसल का सही चयन करना जरूरी है। दोनों फसलें एक ही जाति की ना हो और उनकी पोषक तत्वों की मांग अलग अलग हो। ये ध्यान रखें कि एक फसल की छाया दूसरी फसल पर ना पड़े। सहफसली खेती में से एक फसल दलहनी हो, जैसे मूंग, उड़द या चना। अगर बात करें किन फसलों के साथ कौन सी फसलों का चुनाव करना उचित होता है, तो गेहूं के साथ आलू, मटर और धनिया की सहफसली खेती करना अच्छा रहेगा। वहीं रबी मक्का के साथ सब्जी मटर और पत्ता गोभी की खेती की जा सकती है। गन्ने के साथ सहफसली के रूप में तोरिया, राई, मसूर, चना और अलसी की खेती करना अच्छा लाभ दिला सकती है। किसानों की आय में बढ़ोतरी कर खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सरकार किसानों को खेती के तौर तरीके बदलने के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत पारंपरिक तरीके से गेहूं और धान सहित अन्य फसलें उपजाने के साथ खेती में बागवानी को भी जगह देकर सहफसली खेती के मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है। गन्ने की खेती के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान अपने खेत में गन्ने के साथ सब्जी, दलहन, तिलहन, अनाज, मसाले व फूलों की भी सहफसली खेती कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस मॉडल पर खेती करते हुए किसानों को 50 से 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आय होने लगी है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, मिलवाएंगे आपको कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं खेती में बारिश के नुकसान के बारे में। भाइयों और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने सब्जी उगाने वाले किसानों की नींद उड़ा दी है। खेतों में पानी भर जाने से पौधों की जड़ें सड़ने लगी हैं और ज्यादा नमी के कारण फफूंद व कीट रोग तेजी से फैल रहे हैं। पत्तियां पीली पड़कर सूख रही हैं, बेलों पर घाव बन रहे हैं
और कई जगह पत्ती सड़न और तना सड़न रोग ने फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। हालत ये है कि 50 से 70% तक सब्जियों का नुकसान हो सकता है। ऊपर से मिट्टी का कटाव होकर उसमें पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं, जिससे उपज और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो रही हैं। ऐसे में किसानों के लिए सबसे जरूरी है कि खेत में पानी जमा न होने दें और जल निकासी की व्यवस्था तुरंत करें। पानी निकलते ही 1 लीटर पानी में 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड घोलकर पौधों की जड़ों में डालें, ताकि फफूंद का प्रकोप रोका जा सके और फसल को इस मौसम की मार से बचाया जा सके। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कहते हैं हम सभी को सपने जरूर देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को सच करने के लिए पूरा प्रयत्न भी होना चाहिए। ये बात हर क्षेत्र पर लागू होती है और कृषि का क्षेत्र भी उन्हीं में से है। हमारे देश में बहुत से ऐसे कर्मठ किसान हैं जो कि खेती में परिवर्तन ला रहे हैं, वो भी अपनी मेहनत से। अपने लिए तो नए दरवाजे खोल ही रहे हैं, अन्य किसानों के लिए भी राह आसान कर रहे हैं। तो आइए मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही किसान से। इस वक्त हम लुधियाना के पास हैं और गांव का नाम जोधा है। ये छोटी सी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट इसी गांव के जमकौर सिंह की है।
इन्होंने 33 साल पहले इस काम को शुरू किया था। मैं जो काम कर रहा हूँ उब्बी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का मैं ओनर हूँ। हमारा जो गांव है पंजाब के लुधियाना ज़िले के पास है। हमने जो ये काम शुरू किया है इसके काम शुरू करने को मतलब कम से कम 28-30 साल हमें जहाँ तक पहुँचने में लग गए हैं। 28-30 साल पहले मैंने एक छोटा सा काम मतलब कर्जा लेके गवर्नमेंट से बैंक से कर्जा लेके शुरू किया था। वो सिर्फ उसमें आटा चक्की थी, एक तेल निकालने वाला मशीन था, बस दो हमारे पास मशीनें थी। वो काम हमारे पिताजी के आशीर्वाद से हमने शुरू किया था। इस काम में हमारे पिताजी की हमें बहुत सपोर्ट रही, लेकिन हमें मन में बहुत मतलब रहता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनी करती है काम, जैसे ये प्रोडक्ट बना पड़ा है, भाई हम भी ऐसा क्यों नहीं कर पाते, मतलब हमें भी करना चाहिए। धीरे धीरे मतलब काम की समझ आती गई, एक एक करके हम प्रोडक्ट की गिनती बताने शुरू कर दी। अभी हमारे पास तकरीबन 50-55 तरह के प्रोडक्ट है जो हम सेल करते हैं। काम की तो दिक्कतें तो बहुत आई थी। सबसे दिक्कत बड़ी रहती थी पंजाब में बिजली की दिक्कत। गांव का एरिया था, गांव के एरिया में बिजली नहीं आती थी, इसलिए रात भर हमें काम करना पड़ता था। दिन में भी मतलब इसको जो ग्राहक था उनको देखना पड़ता था। मॉडल सपोर्ट जो हमारे पास इतनी नहीं थी, मतलब काम अकेले ही करने वाले थे। चमकौर सिंह तेल, आटा, दाल, चावल और मसालों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वो अपनी कामयाबी का श्रेय 2 बातों को देते हैं, एक ईमानदारी और दूसरे क्वालिटी। इनका कहना है कि ये गुणवत्ता के साथ कभी समझौता नहीं करते, इसलिए इनके उत्पादों की मांग पूरे पंजाब में है। अभी हम अपने काम से पूरे खुश हैं और देश के युवाओं को भी कहते हैं कि अपनी धरती पे अपने गांव में कहीं भी काम करो, 8-10 साल तुम मेहनत करो दब के, मतलब आपका जो काम है वो आपको ऊपर मेहरबानी काम आपके पे करेगा। आप इतनी कमाई कर पाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते। काम मतलब ईमानदारी से होना चाहिए। सैमसंग का जो काम है इतना काम है, मतलब ये कभी ना ख़त्म होने वाला और काम है, मतलब जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हो, बड़ी से बड़ी कंपनी खड़ी कर सकते हो, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा ये काम। चमकौर सीधे किसानों से फसल खरीदते हैं। आटे के लिए इन्हें गेहूं चाहिए, तेल के लिए सरसों और मसालों के लिए हल्दी, धनिया जैसी फसलें। इसके अलावा इस यूनिट में 20 से 25 कर्मचारी काम कर रहे हैं। कोई अकाउंट देख रहा है, कोई मार्केटिंग और कोई मजदूरी। जगदीप कंवर मैनेजर हैं और पिछले 20 साल से यही काम कर रहे हैं। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन किसान को साथ में किसानी से रिलेटेड जो काम है वो भी करने चाहिए। उसको प्रोडक्शन में आना चाहिए, उसको खुद की मार्केटिंग करनी चाहिए और जो अपने वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको वो खुद सेल करें, उसमें वो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। हमारी जो ये फर्म है उब्बी एग्रो इंडस्ट्रीज, इसमें तकरीबन हमारे 20 से 25 लोग हमारे साथ अटैच हैं। जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और हमारे जो ESI के हो गए, और इसके साथ हमारे जो लेबर वर्कर्स हैं वो हो गए। मतलब फार्मर्स के साथ साथ हमने 25 से 30 लोग जो हैं वो यहाँ काम करते हैं, सभी को रोज़गार दिया हुआ है हमने। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में ही रहकर अच्छे से काम किया जाए, तो यहाँ काम की कोई कमी नहीं है। जो भी यहाँ रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हम सीधा किसानों से डील करते हैं। हम किसानों से बात करते हैं, जैसे सरसों हो गई, स्पाइसेस हो गए, टर्मरिक हो गई, हम सीधे किसानों से परचेज़ करते हैं, किसानों तक पहुँच करते हैं, किसान हम तक पहुँच करते हैं। तो जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है हम वो देकर उनको ये सभी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं किसानों से। हर काम रफ्तार पकड़ने में समय लेता है। चमकौर सिंह को यहाँ तक पहुँचने में 33 बरस लगे हैं। तो ये था हमारा आज का कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं धान की खेती में अधिक उत्पादन और अच्छी कमाई के तरीकों के बारे में। धान की अच्छी पैदावार और मुनाफे के लिए सबसे पहले जमीन का चुनाव सही करें।
समतल और सिंचाई योग्य खेत सबसे उपयुक्त होता है। गर्मी में गहरी जुताई करने से खरपतवार और कीट नष्ट हो जाते हैं। 80% से अधिक अंकुरण वाले बीज लें। 2% नमक घोल में हल्के बीज निकालें और प्रति किलो बीज पर 2 ग्राम एग्रोसन जीएन या बेविस्टीन से उपचार करें। कतार दूरी 20 सेंटीमीटर और पौध दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। 15 से 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर, साथ में नत्रजन 80 किलो, फास्फोरस और पोटाश 40-40 किलो डालें। यूरिया 3 बार दें, 10, 30 और 50 दिन पर। खरपतवार और रोग नियंत्रण के लिए प्रेटिलाक्लोर, बिस्पायरिबैक सोडियम और ट्राइसाइक्लाजोल का उपयोग करें। फसल तैयार होने पर 25 से 30 दिन बाद कटाई करें और 12% से कम नमी पर भंडारण करें। जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ, खेती को बनाइए और भी लाभदायक। धन्यवाद। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कृषि के क्षेत्र में साफ तौर पर देखा जा रहा है। तेज बारिश, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवाएं, इन सब से हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और उनकी फसल चौपट हो जाती है। इस आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच है जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इससे जुड़कर लाभ ले सकते हैं और अपने आप को, अपनी फसल को रिस्क से बचा सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन, जिसमें हमने आपको खेती किसानी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, उनका आप पूरा लाभ उठाएंगे और खेती किसानी को और लाभकारी बनाने में कामयाब होंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सवाल, आपके सुझाव हमें कृषि दर्शन को और बेहतर करने में मदद भी करते हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के अगले अंक में कुछ और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। टैक्स टाइमली